कहानी की शुरुआत होती है जब हमारा हीरो देखता है कि एक डरावनी आत्मा उसके बड़े भाइयों पे हमला कर रही है और वह कुछ नहीं कर पाता और आखिर में उसके भाई उसे बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। इसके बाद वह बदला लेने की कसम खा लेता है। अब प्रेजेंट में ह्योमा कुनाटो एक गार्डियन आई बन चुका है। उसका काम है उन आत्माओं को वापस उनके संसार में भेजना जो हमारे संसार में आ जाती है। लेकिन ह्योमा बाकी लोगों से अलग है और वो गुस्से में आकर आत्माओं को मारकर भगाता है, जबकि उसके दादा जो ही उसे प्यार और दया से काम लेने के लिए कहते हैं। उसके दादा उसे समझाते हैं सभी आत्माएं बुरी नहीं होती, कुछ गलती से यहाँ आ जाती है और कुछ शांति से रहना चाहती है और गार्डियन का काम है बिना लड़ाई झगड़े के आत्माओं को वापस भेजना। अब वे बताते हैं कि एक लड़की है जो आत्माओं के साथ परिवार की तरह रहती है, लेकिन ह्योमा उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है, इसलिए उसके दादा उसे मजबूर करते हैं कि वे 1 साल तक उस लड़की के साथ रहे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी गार्डियन आई की लाइसेंस छीन ली जाएगी और वह बदला भी नहीं ले पाएगा। अब ह्योमा के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वह इस नए सफर पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आत्माएं भी हमारे हीरो की तरह दूसरी आत्माओं को अंडरवर्ल्ड में भेजते हैं, यानी कि परलोक में। यह उनके लिए इंसानों की दुनिया में रहने की शर्तों में से एक था। अब जब ह्योमा उस जगह पर पहुंचा तो सबसे पहले 2 आत्माओं ने उसका स्वागत किया। बाद में पूरे कबीले ने खुद को कुछ डरावने वाले अंदाज में पेश किया। उसके दादा ने पहले ही उसे इनके बारे में बताया था, लेकिन फिर भी ह्योमा को उन आत्माओं पर भरोसा नहीं था। उसने साफ कह दिया कि उसे किसी भी तरह की आत्माओं से नफरत है और वह उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। और उसने कहा कि उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वह बस उन्हें दूर से देखेगा और उन्हें राक्षसी मानेगा। लेकिन कबीले की एक आत्मा को ह्योमा की बातें पसंद नहीं आई और वो स्वागत के तौर पर उसने ह्योमा को मुक्का मारकर चुप कराने के लिए सोची। लेकिन ह्योमा ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वह आत्मा तलवारें बना सकता था और लड़ाई में बहुत ही माहिर था, लेकिन ह्योमा के पास और भी ज्यादा ताकतवर शक्तियाँ थी और वह अपने छल्लों से स्पेस में एक वॉइड बना सकता था जिससे उसके हमले रास्ते की हर चीज को काट सकते थे। अब दोनों में बराबरी की टक्कर चल रही थी, लेकिन बाकी आत्माओं के अनुसार ह्योमा अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था और वे सही थे। ह्योमा अपने हमलों को रोक रहा था, नहीं तो वो आसानी से जीत सकता था। और तलवार चलाने वाले इस योद्धा का नाम नागी था। लेकिन जैसे ही लड़ाई और रोमांचक होने लगी तभी आत्माओं के मालिक के आने की खबर मिली जो इन झगड़ों को रोकने वाले थे। अब इससे पहले कि मामला सुलझता, कबीले की बाकी आत्माओं ने भी ह्योमा पर हमला कर दिया। इससे ह्योमा का उन पर भरोसा और भी कम हो गया। अब थोड़ी देर बाद वह महान टीचर वहाँ पहुँचे जो इन आत्माओं के कबीलों का नेतृत्व करते थे। लेकिन तब तक ह्योमा जमीन पर गिरा हुआ था और उसे वहीं से अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ा। अब जब ह्योमा पूरी तरह से ठीक हो गया तब हमें बोटेन के बारे घर में वह रह सकता है। दूसरी तरफ ह्योमा ने अपना असली काम समझाया। उसने बताया कि वह एक गार्डियन आई है और उनके पास जो शक्ति है वह गार्डियन डाइटी ऑफ द ईस्ट और टिकोयो की दुनिया से आती है। लेकिन ह्योमा ने गलती से एक बात कह दी। उसने बोटेन को उस आत्माओं से सावधान रहने के लिए कहा जिनके साथ वह रहती थी। अब ये सुनकर बोटेन को बहुत बुरा लगा क्योंकि वह उन आत्माओं को नौकर नहीं बल्कि अपना परिवार मानती थी। उसने ह्योमा को चेतावनी दी कि अगर वह 3 दिनों में जितना ह्योमा ने सोचा था, नागी ने उसे एक मौका दिया कि वह अपना भरोसा जीत सके। नागी ने ह्योमा को अपनी एक मिशन पर साथ चलने के लिए कहा। अब ह्योमा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह मान गया। थी और वह था बदला। जब वे मिशन की जगह पहुँचे तो वहाँ एक आत्मा मिली जो कपड़ों को कंट्रोल कर सकती थी। दोनों ने उसे काबू में करने के लिए लड़ाई शुरू कर दिया। इसी दौरान ह्योमा ने नागी को दिखाया कि भले ही वह उस पर पूरी तरह से भरोसा ना करे, लेकिन उसकी ताकत पर उसे भरोसा है। अब लड़ाई वक्त ह्योमा ने नागी को बताया कि वह आत्माओं से इतनी नफरत क्यों करता है। उसने बताया कि ने उसके भाइयों की जान ले ली थी और तभी से उसका सिर्फ एक ही मकसद था और वह
था उस आत्मा को खत्म करना। अब ये सुनकर नागी ने ह्यूमा की भावनाओं को समझा, लेकिन बाकी आत्माओं का भरोसा जीतना अभी भी बाकी था। इसलिए ह्यूमा उनके साथ और मिशन करने लगा। एक दिन जब वे इंस्पेक्शन कर रहे थे तो उन्हें वहाँ एक शांत आत्मा मिली, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी जात नगात्सुकी बोटेन के कबीलों द्वारा की जा रही है तो वह घबरा गई और उसने उन पर हमला कर दिया। और ह्यूमा ने जल्दी से अपने साथियों को बचाया और आत्मा को काबू में कर लिया। लेकिन जब ह्यूमा उसे खत्म करने वाला था तब आत्मा ने उससे कहा कि उसने सुना था कि बोटेन का कबीला आत्माओं का शिकार करता है और उसे डर था कि अगला शिकार वही होगी। और यहीं पर ह्यूमा को एहसास हुआ कि हर आत्मा बुरी नहीं होती और उसने अपनी तलवार रोक ली और उसे खत्म नहीं किया। और ह्यूमा ने अपनी बदले की आग को रोककर जरूरतमंदों की मदद की और इस वजह से 2 और आत्माओं का भरोसा जीत लिया। अब बोटेन को भी महसूस होने लगा कि शायद ह्यूमा उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। अब वह बाकी आत्माओं के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता था, लेकिन हर रात ह्यूमा को अपने भाइयों की कब्रिस्तान में मौत के बुरे सपने आते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भाई अपनी पुरानी हथियारों की ताकत उसे सौंप रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद ह्यूमा ने लगभग पूरे कबीलों की आत्माओं के सिग्नेचर हासिल कर लिए थे, जो अब उसे पसंद करने लगे थे। यू नाम की आत्मा बाकी थी जो सबसे ज्यादा गंभीर थी और ह्यूमा से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। दूसरी तरफ एक गैंग भी था जो बोटेन के कबीलों से नफरत करता था और वे उन्हें गद्दार मानते थे क्योंकि वे अपनी जाति की आत्माओं को शिकार बनाते थे। इसलिए वे कबीले पर हमला करने की प्लानिंग बना रहे थे। और इसी बीच ह्यूमा और यू एक मिशन पर गए, लेकिन यू को ह्यूमा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और उसने उसे दखल देने भी नहीं दिया, खासकर क्योंकि ह्यूमा पहले ही देर से पहुंचा था। अब यू का सिग्नेचर लेने के लिए ह्यूमा को उसे ड्यूल में हराना था और इसलिए दोनों के बीच ही मुकाबला शुरू हुआ। लेकिन इस बार ह्यूमा ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया और वह अपने दादा की सलाह मानते हुए लड़ाई से बचना चाहता था। उसने सिर्फ हमले को डॉज किया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यू ने उसे कोई भी दया नहीं दिखाई और ह्यूमा को जमकर पीटना शुरू कर दिया। तभी वही गैंग वहाँ आ गया जो पहले से ही बोटेन के कबीले से बदला लेने के फिराक में था। ह्यूमा उनकी चाल में फंस गया और वह कुछ देर के लिए लाचार हो गया, लेकिन किस्मत से बाकी आत्माओं को पता चल गया और वे तुरंत ही मदद के लिए पहुंच गए। अब असली खेल शुरू हुआ। अब गैंग ने सबसे कमजोर सदस्य पर हमला करने की प्लानिंग बनाई और वह था ह्यूमा। अब कबीले के बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि गैंग इंसानों पर हमला करने से नहीं हिचकिचाते, मतलब कि वे पहले भी ऐसा कर चुके थे। गैंग के लीडर ने अपनी इस घिनौनी हरकत को कबूल कर लिया और यहाँ पर उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। अब ह्यूमा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने जैसे ही ये बात सुनी उसने अपनी पूरी जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। अब ह्यूमा ने अपनी काबिलियत साबित कर दी और वह उनसे आजाद हो गया जिनसे आत्माएं तक खुद को नहीं छुड़ा पाई थी। इसके बाद उसने आत्माओं को मारना शुरू कर दिया। अब जब उसे पता चल गया था कि वह घटिया और बेहरम आत्माओं से लड़ रहा है तो उसके पास अब पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। वह बिना किसी दया के रास्ते में आने वाले हर आत्माओं को मारना शुरू कर दिया और लास्ट में जब वह गैंग के नेता के पास पहुंचा तो उस आदमी ने बोला, तू भी हमारी तरह एक खूनी राक्षस है जो सिर्फ तबाही मचाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता ह्यूमा ने उसे भी खत्म कर दिया। वह सिर्फ आत्माओं को उनके लोक में नहीं भेज रहा था बल्कि पूरी तरह से उनका अस्तित्व खत्म कर रहा था। अब ये देखकर कबीले के नेता को एहसास हुआ कि ह्यूमा वही इंसान था जिसकी उन्हें जरूरत थी। यही ताकत थी जिसकी वजह से उन्होंने उसे अपने कबीले में जगह दी थी। अब इस भयानक लड़ाई के बाद ह्यूमा को आखिरकार यू का भरोसा मिल गया और इसका मतलब था कि वह अब पूरे 1 साल तक उनके साथ रह सकता था जैसे कि पहले से डिसाइड हुआ था। ह्यूमा के दादा को उसे बोटेन के कबीलों में भेजने के लिए एक शर्त माननी पड़ी थी। ह्यूमा को बोटेन से शादी करनी होगी। अब
जब कबीले ने देख लिया कि लड़का वाकई ताकतवर और काबिल है तो वो इस सच को सबको बताना चाहते थे और बोटेन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन कबीले के कुछ आत्माएं जो शादी से जुड़े सामानों पर कब्जा किए हुए थे किसी मजबूत और भरोसेमंद इंसान को ढूंढना चाहते थे ताकि अगर वे खत्म हो जाए तो बोटेन सुरक्षित रहे। अब ह्योमा भी इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने हमेशा की तरह कूल अंदाज में कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को और अच्छे से देखूंगा और फिर फैसला लूंगा। और उसने यह भी कहा कि शादी जरूरी नहीं है, बोटेन की सुरक्षा उसकी गार्डियन आई होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके ऐसा बोलने से बोटेन थोड़ी निराश हो गई। अब जब यूनिवर्सिटी जा रही थी तभी एक आत्मा ने अचानक उस पर हमला कर दिया और वह आत्मा बोटेन के पूरे कबीले से नफरत करती थी और उसने उसे खत्म करने की ठान ली थी। लेकिन इससे पहले की स्थिति बिगड़ती ह्योमा वहाँ पर पहुँच गया। असल में वह बोटेन से माफी मांगने आया था क्योंकि उसे लगा था कि उसने उसे निराश किया है। अब जैसे ही ह्योमा ने बोटेन को बचाने के लिए हमला किया तभी कबीले के मेंबर्स भी वहाँ पर आ गए, लेकिन वे इतने घबराए हुए थे कि अपने ही गार्डियन आई ह्योमा पर हमला कर बैठे और अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। अब ह्योमा ने बोटेन से माफी मांगी। उसने समझाया कि उसका इरादा ऐसा नहीं था और इसके बाद बोटेन ब्लश करने लगी और उसे माफ कर दिया। और इसके बाद ह्योमा ने बोटेन की सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया। उसने शक्तिशाली ताबीज और कुछ मंत्र पढ़े ताकि कोई भी आत्मा उस तक ना पहुँचे। लेकिन जल्द ही उसके कबीले के लोग भी इस ताबीज के कंट्रोल में आने लगे। उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपने ही साथियों को कमजोर करना शुरू कर दिया और आखिरकार ह्योमा को मजबूरी में उस ताबीज को हटाना पड़ा। इसी बीच ह्योमा के दादा और कबीले के कुछ इम्पोर्टेंट सदस्य मीटिंग के लिए बुलाए गए। उन्हें काई नाम के एक शक्तिशाली आत्मा ने बुलाया था। काई एक खतरनाक लेकिन एक समझदार आत्मा थी जिसने गार्डियन आई के साथ एक शांति समझौता किया था। पर सवाल ये था कि गार्डियन आई आखिरकार एक आत्माओं के कबीलों में क्या कर रहा था। असल में बोटेन बहुत कीमती थी और शिकारी और आत्माओं के ग्रुप दोनों को ही यह मंजूर नहीं था कि गार्डियन आई इतने कीमती चीज के करीब रहे और ये दोनों भी काई की तरह ही सोच रहे थे। उन्हें शक था कि ह्योमा सिर्फ बोटेन की ताकत हासिल करने के लिए वहाँ रह रहा था, लेकिन ह्योमा ने अपनी तेज बुद्धि और एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें चकमा दे दिया और तेज वार करके उन्हें चौंका दिया और इससे स्थिति और भी बिगड़ गई। ह्योमा को लगा कि उसने एक को हरा दिया है और दूसरे को फंसा लिया है, लेकिन असल में कुछ भी ऐसा नहीं था। आत्माएं उससे भी ज्यादा ताकतवर थी। जब लगा कि ह्योमा जीत रहा है तभी दोनों आत्माओं ने उसे दबोच लिया। अब हालात और खराब हो गई। उनमें से एक आत्मा अपनी सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगी। अब उन्होंने ह्योमा को तड़पाना शुरू कर दिया और उसे बेबस कर दिया और उनका मेन मकसद था ह्योमा से सभी जानकारी निकालना। अब तक ह्योमा को यह बात समझ में आ गई थी कि ये आत्माएं सिर्फ शिकारी कबीलों की कमजोरियां ढूंढ रही थी। उसे लगा कि ये सिर्फ इलाके की सीमा को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन असल बात कुछ और थी और वह हकीकत बहुत ही खतरनाक थी। ह्योमा पूरा चौंक गया जब उन आत्माओं ने बोटेन की शक्तियों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि क्या ह्योमा वहाँ सिर्फ बोटेन की ताकत को हासिल करने के लिए आया था। अब ह्योमा को समझ आया कि ये बात सिर्फ हंटर और आत्माओं के ग्रुप के बीच एक भयानक युद्ध को जन्म दे सकती है। पर असल में ह्योमा ने जानबूझकर खुद को पकड़वाया था ताकि वह उनसे कुछ अहम जानकारियां निकलवा सके। लेकिन अब जब ये बात सामने आ चुकी थी तो ह्योमा ने खुद को आजाद कर लिया और अब वह उन आत्माओं से सवाल करने लगा। लेकिन तभी अचानक से यू बीच में आ गई और उसने झगड़ा रोक दिया। यू ने समझाया कि ये कोई आम आत्माएं नहीं है, ये कुछ हद तक डिटेक्टिव या बाउंटी हंटर्स जैसे थी, क्योंकि उन्हें इंसानों की दुनिया में रहने की परमिशन थी। इसलिए ह्योमा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। अब उन लोगों के चले जाने के बाद ह्योमा को कुछ गहरा शक हुआ। अब उसे यकीन हो गया कि बोटेन सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, उसके अंदर कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। लेकिन हकीकत क्या थी? अब आप सोच रहे होंगे कि बोटेन और ह्योमा हाथ में हाथ डालकर कहाँ जा रहे हैं। क्या ये सच में एक डेट है? लेकिन रुको, इसके पीछे भी एक रीजन है। आधे घंटे पहले ह्योमा ने डिसाइड किया था कि वह बोटेन के रहस्य को किसी भी कीमत पर जानेगा, लेकिन अब असली खुलासा होने वाला था। ह्योमा बोटेन से सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए उसने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया। लेकिन बोटेन को लगा कि ये कोई डेट है, जिससे वह घबरा गई और उसे मना कर दिया। इसके बाद हावरी कबीले के नेता ने खुद ह्योमा को बुलाया और कहा कि वह बोटेन के बारे में कुछ जरूरी बात बताना चाहती है। पर यह मुलाकात असल में एक स्पाई मिशन थी।
थी। हावरी ने कहा, तुम अपने ध्यान से चारों तरफ देखो, कुछ महसूस होता है? अब जैसे ही ह्यूमा ने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सैकड़ों छुपी हुई आत्माएं बोटैन को देख रही थी। अब हावरी ने बताया कि आत्माएं इंसानों की दुनिया में आने के लिए किसी चीज पे कब्जा करती है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक आत्मा थी जो किसी चीज पे नहीं बल्कि एक इंसान पे कब्जा कर चुकी थी, और वह इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद बोटैन थी। हालांकि वह आत्मा अब तक बोटैन के अंदर सोई हुई थी, लेकिन उसकी शक्तियाँ काफी ज्यादा थी, और यही वजह थी कि चारों तरफ से आत्माएं उसकी ओर खींची चली आ रही थी। लेकिन आत्माओं को बोटैन के पास आने की सख्त मनाही थी, और यहाँ तक कि हंटर्स भी उसके पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर उसकी शक्ति किसी गलत इंसान के हाथ लगी तो दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता था। और यही रीजन था कि बाकी सभी लोग ह्यूमा से नाराज थे, क्योंकि वो बोटैन के बहुत करीब आ चुका था। और यही एक वजह थी कि बोटैन हमेशा अकेली रहती थी, क्योंकि उसकी भयानक ऊर्जा इंसानों को दूर भगा देती थी। और जब ह्यूमा को इसके बारे में पता चला तो वो बिल्कुल डरा नहीं, और उसने ये ठान लिया कि वो बोटैन की पूरी तरह से सुरक्षा करेगा। अब उसे यकीन हो गया था कि कबीले की आत्माएं बुरी नहीं थी, बल्कि वे भी बोटैन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या ह्यूमा बोटैन की इस रहस्यमयी शक्तियों को संभाल पाएगा, या फिर कोई बड़ा खतरा आने वाला है? अब ह्यूमा को यह एहसास हो गया था कि बोटैन के लिए आत्माओं का यह कबीला उतना ही जरूरी था जितना उसके लिए उसके भाई थे, और वह कभी नहीं चाहता था कि बोटैन अकेली रहे। अब काफी समय बीत चुका था और पूरी शहर बर्फ से ढक रखी थी, और अब ह्यूमा और उन आत्माओं के बीच भी रिश्ता पहले से बेहतर हो चुका था। पर जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक बड़ी मुसीबत आ टपकी। तभी ह्यूमा की मुलाकात एओजी नाम के एक पुराने दुश्मन से होती है, जो अब एक अनएक्सपेक्टेड एली बन जाता है। एओजी को बोटैन की आत्माओं में से एक ने काम पर रखा था, और वह एक चौंकाने वाली खबर लाता है कि बोटैन पे 3 बड़े हंटर्स क्लैन नजर गड़ाए बैठे हैं। और ये हंटर्स बोटैन से डरते थे, क्योंकि उसके अंदर छुपी ताकत बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, और उनका मानना था कि इससे पहले की आत्मा पूरी तरह जागे, बोटैन को खत्म कर देना चाहिए। अब ह्यूमा के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं थी। इसी बीच ह्यूमा को क्योटो के सबसे बड़े शिकारी कबीले से बुलावा आता है, पर वह अब इस शहर में अपनी नई जिंदगी बिता रहा था, और शिकारी कबीले ने उससे हंटिंग मिशंस की पूरी जानकारी मांगी। ह्यूमा के दादा काता मोरी नाम के इस कबीले के नेता से सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि ये आदमी भेड़ की खाल में भेड़िया हो सकता है। पर ह्यूमा के पास और कोई चारा नहीं होता। ह्यूमा काता मोरी से मिलता है, और ये आदमी उसे हैरान कर देता है। वह उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है, यहाँ तक कि अपने गार्डियन योद्धाओं को बुलाकर दिखाता है कि वे आत्माओं को कैसे खत्म करते हैं। लेकिन असल में इस फ्रेंडली बिहेवियर के पीछे कोई बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। अब ह्यूमा एक ऐसे माहौल में फंस चुका था जहाँ दोस्त और दुश्मन में फर्क करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पर अब क्वेश्चन ये है कि क्या ह्यूमा इस जाल से बच पाएगा, या फिर बोटैन को उन शिकारी कबीले से बचाना संभव हो पाएगा? तभी हम आगे देखते हैं कि ह्यूमा की मुलाकात उस शिकारी कबीले के बुजुर्ग नेता से होती है, जिसने उसे 2 शर्तें दी। पहले की अपने हर मिशन की पूरी रिपोर्ट देनी होगी, और दूसरी यह थी कि बोटैन को खत्म करना होगा, क्योंकि उस बुजुर्ग हंटर का मानना था कि बोटैन की शक्तियाँ बेहद खतरनाक थी, और अगर उसने कभी अपना कंट्रोल खो दिया तो पूरी ह्यूमैनिटी बर्बाद हो सकती है। और पहले भी इस कबीले ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसकी हमेशा ही रक्षा की। अब जब ह्यूमा उनके साथ रह रहा था तो उन्होंने उसे यह काम सौंपना चाहा, पर ह्यूमा ने बिना 1 सेकंड की देरी किए इसे इनकार कर दिया, और वह उनसे कहता है, बोटैनिया उसके परिवार को छूने की कोशिश भी मत करना। और उसका यह जवाब शिकारी कबीले के बुजुर्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और बुजुर्ग नेता उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता था। और तभी उन्होंने ह्यूमा को जबरदस्ती काबू में करने और उसे इस काम के लिए मजबूर करने की प्लानिंग बनाई। पर ह्यूमा ने न सिर्फ उनके हमले को रोका, बल्कि कड़ी टक्कर भी दिया। उसने एक शिकारी को हवा में उड़ा दिया। अब सारे चौंक गए, क्योंकि अब तक वो ह्यूमा को एक नौसिखिया समझ रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने उसके शरीर पे गहरे घाव के निशान और उसकी असली ताकत देखी तो वो दंग रह गए। पर इसके बावजूद भी वो बुजुर्ग नेता ह्यूमा को अभी भी कमजोर समझ रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने किससे पंगा लिया है। उस बुजुर्ग हंटर ने ह्यूमा की ताकत को कम बताया और कहा कि गांव में किए गए कारनामे इस शहर की असली शक्ति के सामने कुछ भी नहीं, और इसका फर्क दिखाने के लिए उसने कई आत्माओं को तावीजों से कंट्रोल करके उन्हें छोड़ दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और इसके बाद ह्यूमा ने अपनी असली डीमन
पावर को जगाया और अपने हथियारों की मदद से उन सभी आत्माओं को चुटकियों में ही खत्म कर दिया। उसकी तेज और खतरनाक फाइटिंग स्किल को देखकर सभी हैरान के हैरान रह गए, खासकर वो बुजुर्ग हंटर की बेटी तुत्सुबाकी। इसके बाद उस लड़की ने लड़ाई में हिस्सा लेने से मना कर दिया क्योंकि वो बस ह्यूमा की असली पावर्स को देखना चाहती थी। इसी बीच कबीले के कुछ मेंबर्स को ह्यूमा की दादा से चौंकाने वाली बातें पता चली। ह्यूमा ने केवल 12 साल की उम्र में ही शिकारी बनकर अपनी पहली बड़ी आत्मा को हराया था और ये कोई आम आत्मा नहीं थी बल्कि हाल के टाइम की सबसे ताकतवर टाइल्स की आत्मा थी। और सभी ये सोचकर दंग रह गए कि बदले की आग इंसान को कितनी दूर तक ले जा सकती है। और इसके बाद जब बुजुर्ग शिकारी के सारे ताबीज काम करना बंद कर दिए तो उसने एक नीच चाल चली और उसने एक मासूम आत्मा को ह्यूमा के खिलाफ कर दिया। और यह वही आत्मा थी जिससे ह्यूमा कुछ समय पहले मिला था और उसने कोई बुरा काम नहीं किया था। पर अब ह्यूमा के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वह उसे हराकर दूसरी दुनिया भेजे या फिर खुद हार जाए। अब उस बूढ़े इंसान को लगा कि अब ह्यूमा शायद आराम से काम लेगा और वह ये सोच रहा था कि अगर ह्यूमा ने आत्माओं के साथ टाइम स्पेंड किया तो उसका दिल नरम हो जाएगा कि ह्यूमा की दया ही उसकी हार का कारण बने। पर उसने ह्यूमा को कमजोर समझने की गलती कर बैठी। ह्यूमा को ऐसी हालत में फैसले लेने का खूब एक्सपीरियंस था, इसलिए बिना कोई दया दिखाए उसने आत्मा पे हमला कर दिया, या कम से कम सबको ऐसे ही लगा। असल में उसने सिर्फ उस आत्मा को आजाद करने के लिए हमला किया था ताकि उस पर लगाया गया कंट्रोल हटाया जा सके। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उसने बाकी आखिरी हंटर्स को हरा दिया और वो बूढ़ा हंटर को कोने में ला खड़ा कर दिया। अब उस बुढ़ऊ के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो ह्यूमा को इलाकों की गश्त करने दे या अपनी जान गवा दे। इसी दौरान तुत्सुबाकी ह्यूमा में दिलचस्पी दिखा रही थी। असल में उसने ह्यूमा के भाइयों से उनकी मौत से पहले मुलाकात की थी। उसने उसे अपना फोन नंबर भी दिया ताकि वे कांटेक्ट में रहे। अब उस इंसिडेंट के बाद ह्यूमा उस आत्मा को नागात्सुकी परिवार के घर ले गया। हालांकि बोटैन को इस पर कुछ अजीब शक होने लगा कि ह्यूमा बाहर क्या कर रहा था, लेकिन गलतफहमी दूर होने के बाद बोटैन और ह्यूमा ने मिलकर उस औरत को असली जगह पर छोड़ दिया। अब वापस लौटकर ह्यूमा ने बोटैन को बताया कि उसे पहले से ही उसकी असली सच्चाई पता थी और बोटैन के अंदर मौजूद वो रहस्यमयी आत्मा की बात वो जान चुका था। लेकिन उसने बोटैन को भरोसा दिलाया कि जब तक वो गार्डियन आई है उसे किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी दौरान ह्यूमा ने अपने अतीत की वो दर्दनाक कहानी भी बताई कि कैसे उसने अपने भाइयों को खोया और बदले की आग में वो हंटर्स बन गया। इधर आत्माएं और ज्यादा पक्की हो गई कि ह्यूमा ही बोटैन के लिए सबसे सही पति होगा। इसी बीच शिकारी ग्रुप को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। प्राचीन तायू कबीले के शिकारी एक भयंकर आत्मा गिरोह से जूझ रहे थे और ये वही आत्माएं थी जिन्होंने यातना देने वाले औजारों को अपने कब्जे में लिया था। इनका सफाया करने में पहले कई ग्रुप्स को मिलकर लड़ना पड़ा था, इसलिए इस बार कमेटी ने ह्यूमा और यू को वहाँ पर भेजा। लेकिन ये दोनों दोस्त बिल्कुल तेल और पानी की तरह थे, मतलब एकदम अलग। यू ने ह्यूमा को बताया कि ये गिरोह बेहद ताकतवर था। इससे पहले उन्हें रोकने के लिए कई ग्रुप्स को मिलकर लड़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन ये सुनकर ह्यूमा खुश हो गया कि चलो आखिरकार कोई तो है मेरे लायक। अब जब वे दुश्मनों के अड्डे पे पहुँचे तो वहाँ तुत्सुबाकी पहले से ही मौजूद थी। वह भी इस मिशन में शामिल होने वाली थी। इसके अलावा पहले वाले 2 भाड़े के सैनिक भी वहाँ थे जिनका काम उन्हें गिरोह के सरगना तक पहुँचाया था। पर इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, गिरोह के 3 सबसे ताकतवर नेता उनके सामने आ गए और हर एक के पास ऐसे खतरनाक हथियार थे जो उन्हें बेहद ताकत देते थे। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी और युद्ध अपने चरम सीमा पे था। तुत्सुबाकी ने आग पर कंट्रोल करने वाले दुश्मनों का सामना किया, जबकि ह्यूमा ने एक बेहद खतरनाक दुश्मन को चुनौती दी जो एक विशाल आरी का इस्तेमाल कर रहा था और वह इतना ताकतवर था कि उसने यू पर भी एक जबरदस्त हमला कर दिया और यू उसे रोक भी नहीं पाई और सिर्फ ह्यूमा ही अपने शक्तिशाली ताबीजों की बदौलत उससे बराबरी की टक्कर ले पा रहा था। अब जब आरी वाला सरगना ह्यूमा से हारता दिखा तो उसने अपनी आत्मा को हथियार से जोड़ लिया। अब वह और भी ज्यादा खतरनाक रूप में बदल चुका था। अब इस नई मुसीबत का सामना करने के लिए ह्यूमा और यू को मिलकर लड़ना पड़ा। यू ने एक जोरदार हमला किया और ह्यूमा ने इसी मौके का फायदा उठाकर एक आखिरी वार किया और आखिरकार वो डीमन स्पिरिट का अंत हो गया। और मिशन खत्म होने के बाद तुत्सुबाकी ने ह्यूमा को एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि वह पहले से ही उसके भाइयों से मिल चुकी थी और वह उनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी और उनके जैसी ताकत पाने के लिए एक खतरनाक
खतरनाक आत्मा जो छतरी में समा चुकी थी का पीछा कर रही थी। तत्सुबाकी ने ह्यूमा को अपने कबीले में शामिल होने का प्रस्ताव दिया ताकि वह उस आत्मा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके। अब यूजो यह बातचीत सुन रहा था, उसे लगा कि ह्यूमा को यह प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और तत्सुबाकी का कबीला हंटर्स को सिर्फ औजारों की तरह इस्तेमाल करने के लिए बदनाम था। लेकिन यू को भरोसा था कि ह्यूमा के अंदर मौजूद अंधकार एक दिन उसे एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर देगा। हालांकि ह्यूमा ने इसे साफ इनकार कर दिया और वह आत्माओं के कबीले में रहकर ही अपनी जर्नी जारी रखना चाहता था। अब घर लौटने के बाद यू ने ह्यूमा से पूछा कि उसने प्रस्ताव क्यों ठुकराया। अब यू ने उसे बोला कि अगर उसने वह रास्ता चुना तो वह बुराई में खो जाएगा और वह अपना बदला अपनी शर्तों पर पूरा करेगा। अगले दिन होरी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और घोषणा की कि वे रात को सुकियाकी डिनर मनाएंगे। हर किसी को तैयारी का एक एक काम सौंपा गया। ह्यूमा और बोटैन को इलेक्ट्रिक ग्रिल ढूंढने का काम सौंपा गया जो कहीं गायब थी, पर असली मकसद कुछ और था। होवरी और बाकी सदस्यों को उम्मीद थी कि ये छोटी सी खोज ह्यूमा और बोटैन को रिश्तों को आगे बढ़ाने का बहाना बन जाएगी। होवरी ने तो उनके प्यार के सक्सेस के लिए उसे लकी चार्म भी दे दिया। अब क्या ये मिशन ह्यूमा और बोटैन को और करीब ला पाएगा या फिर कुछ और रोमांचक मोड़ आने वाला है। बोटैन ह्यूमा को अट्रैक्ट करने की प्लानिंग बना रही थी, लेकिन ये सोचकर वो बहुत ही घबराई हुई थी। वहीं बाकी सभी अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त थे, पर बोटैन के मन में एक सवाल था कि क्या ह्यूमा भी इस फीलिंग को महसूस कर रहा था या फिर क्या वह इस बारे में कुछ सोच भी रहा है। इसी दौरान ह्यूमा को जमीन पर होवरी की दी हुई लेटर मिली जो बोटैन के पास थी। उसे पढ़कर ह्यूमा ने कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और बोला मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और बोटैन ये सुनकर चौंक गई। वह इस कोल्ड रिप्लाई से संतुष्ट नहीं थी और उसकी फीलिंग्स जानना चाहती थी। बोटैन ने सच्चाई जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसी दौरान दोनों एक दूसरे से टकरा गए। ह्यूमा पहली बार ब्लश करने लगी और शर्म की वजह से उसके गाल भी लाल पड़ गए। आखिरकार दोनों ही अपनी फीलिंग्स छिपा नहीं सके और रात होते ही सब ने मिलकर खूब शानदार खाना खाया और बहुत एंजॉय किया। इसके बाद ह्यूमा ने बोटैन से कहा कि नगात्सुकी परिवार उसे अपने भाइयों की याद दिलाता है। उसने यह भी माना कि बोटैन के पास एक अद्भुत परिवार है। और कुछ दिनों बाद ह्यूमा को एक स्पेशल हंटिंग अपैरल स्टोर से इनविटेशन मिला, क्योंकि आमतौर पर हंटर सुरक्षा कवच पहनते हैं ताकि चोटों से बचा जा सके। लेकिन ह्यूमा हमेशा बिना किसी सुरक्षा से लड़ता था और हर बारी बुरी तरह जख्मी हो जाता था। अपनी घाव को बढ़ने से रोकने के लिए उसने इस बार उनका कहा माना। जैसे ही ह्यूमा स्टोर पहुंचा, उसकी मुलाकात तत्सुबाकी से हुई। तत्सुबाकी ने खास तौर ह्यूमा के लिए एंट्री पक्की करवाई थी, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि ह्यूमा बिना सुरक्षा कवच के लड़ता था और उसने तुरंत ही बोटैन को ह्यूमा के प्यार के लिए अपनी राइवल मान लिया। और अब बस लड़ाई सिर्फ हंटर्स और आत्माओं की ही नहीं थी, बल्कि ह्यूमा के दिल पर कब्जा करने की भी थी। वाह भाई, एक से भले दो। अब स्टोर के अंदर ह्यूमा को पता चला कि ये हंटर्स कवच कोई नॉर्मल कपड़े नहीं थे, बल्कि ये खास आत्माओं की शक्ति से बने थे जो कपड़े के रूप में थे। इन्हें पहनने के लिए हंटर्स को पहले उन आत्माओं का भरोसा जीतना पड़ता था और उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता था। लेकिन ह्यूमा ने खुद को सबसे अलग साबित किया। बाकी हंटर्स इन कवचों पर पूरी तरह से निर्भर थे, लेकिन ह्यूमा ने यह दिखाया कि वह अपने कड़े फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से बिना किसी सुरक्षा के भी जबरदस्त हमले कर सकता है। और यही देखकर कपड़ों की आत्माओं ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और ह्यूमा को नया शिकारी कवच भी मिल गया। अब ह्यूमा पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बन चुका था। अब क्या बोटैन और तत्सुबाकी के बीच कोई रोमांटिक जंग शुरू होगी? क्या ह्यूमा का नया कवच उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा? और आगे कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? ह्यूमा ने अपनी ताकत को साबित कर दिया और जादुई कपड़े अब उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थे। कपड़ों ने उसे अपना योग्य धारक मान लिया, जिससे उसकी लड़ाई की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई। इसी बीच तत्सुबाकी ने बोटैन को चेतावनी दी, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैं ह्यूमा को तुमसे छीन लूंगी, समझी ना? अब बोटैन को यह सुनकर हल्का जलन तो महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। अब ह्यूमा बोटैन का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक काई वहाँ आ थमका। काई को ह्यूमा की असली ताकत जानती थी, इसलिए उसने उसे लड़ाई के लिए चेतावनी दी। और उसके साथ इत्सुकी नाम की एक लड़की भी थी, जिसने एक शक्तिशाली बैरियर बना दिया ताकि कोई उनकी लड़ाई में दखल ना दे सके। अब ह्यूमा ने बिना समय गवाए तुरंत ही हमला कर दिया, लेकिन उनकी पावर्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। काई अब तक का सबसे ताकतवर आत्मा निकला, जिससे ह्यूमा का सामना हुआ था। उसकी ताकतवर कवच ने उसे कई शक्तियाँ दी
दी थी, जिससे ह्योमा के लिए लड़ाई और भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी। काई ने ह्योमा का मजाक उड़ाया और कहा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस भूत को हरा सकते हो जिसने तुम्हारे भाइयों को मारा था इतने कमजोर ताकत के साथ? और ये सुनकर ह्योमा बहुत ही आग बबूला हो गया। अब उसे समझ में आ गया कि काई को उस इंस्पेक्टर के बारे में जानकारी थी जिसने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। अब ह्योमा गुस्से में आकर एक डीमन की तरह टूट पड़ा और पूरी ताकत से उस पे हमला किया। उसने काई को पहली बार चोट पहुंचाई, लेकिन काई की ताकत अभी भी बहुत ज्यादा थी। उसने कुछ ही पलों में उसने ह्योमा को फिर से दबोच लिया और उसे लाचार कर दिया। इसी दौरान कबीले के आत्माओं ने काई की मौजूदगी को महसूस कर लिया और बीच में कूद पड़ी। अब काई लड़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन उसके साथ ही इत्सुकी पहले ही पकड़ में आ चुकी थी। उसने काई की शक्ति को सील कर दिया और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म। असल में काई ह्योमा को हराने नहीं आया था, बल्कि उसकी पावर्स को परखने आया था। और जाते जाते काई ने ह्योमा से एक सवाल किया, तुम अपनी असली ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? और यह सुनकर ह्योमा चौंक गया। काई ने बताया कि रिंग्स ह्योमा की असली हथियार नहीं है, बल्कि वह उन्हें अपने भाइयों के गम में पहनता है। अगर तुम वाकई अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें अपने असली शक्ति को अपनाना होगा। ह्योमा ने अपने भाइयों की हत्या करने वाले छाते के बावजूद बोटैन को बचाने का फैसला किया। जब छाते ने बोटैन के अंदर छुपी शक्तियों को हड़पने की कोशिश की तो ह्योमा ने पूरी ताकत से उसका सामना किया। इसके बाद दूर खड़ी बोटैन ये सुनकर चौंक गई। ह्योमा के लिए वह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक वचन थी, लेकिन ह्योमा जानता था कि उसकी मौजूदा ताकत बदलने के लिए काफी नहीं है। इसलिए उसने खुद को और मजबूत बनाने के लिए कुछ महीने के लिए कबीले को छोड़ने का फैसला किया। और कई महीनों की हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद ह्योमा फिर से बोटैन के सामने आया और बोटैन को अब भी लग रहा था कि ह्योमा उसे अपने परेशानियों की जड़ मानता है। लेकिन ह्योमा ने उसे बताया कि वह इसलिए नहीं गया था। मैं जानता हूँ कि मेरे भाइयों की मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ वह दुश्मन आत्मा जिम्मेदार है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, कम से कम तब तक जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लेता। लेकिन बोटैन को डर था और वो कहती है, जो भी इंसान मेरे करीब आता है उसे मौत मिलती है, जैसे तुम्हारी चाची जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन ह्योमा डर से मस नहीं हुआ और वो कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब समय बीतता गया और ह्योमा इस परिवार का हिस्सा बन चुका था। एक दिन बोटैन कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे अपनी दादा की पुरानी पाइप मिली। उसने उस पल को याद किया जब ह्योमा उनके घर में रहने आया था और सबने उसका कमरा तैयार किया था। लेकिन जैसे ही उसने पाइप को छुआ, एक अजीब सा हाथ सामने आया और बोटैन जोर से चीखी और सभी लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। हाउरी जो कपड़े को कंट्रोल कर सकती थी तुरंत एक सुरक्षा कवच बना लेती है, लेकिन वो राक्षस हार मानने को तैयार नहीं था। और जैसे ही वो एक और हमला करने वाला था तभी नागी आ गई, जिसके हाथ तलवारों में बदल चुके थे और एक ही झटके में उसने उस दानव को दो हिस्सों में काट दिया। अब उस सुकुमोगामी का अंत हो चुका था, लेकिन नागी की तलवार के वार से बोटैन की दादा की पाइप टूट गई। अब नागी को लगा कि बोटैन बहुत गुस्सा होगी, लेकिन बोटैन ने सबकी ओर देखा और कहा, तुम सब ने मेरी रक्षा की, मैं जिंदगी भर मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। सबको उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड था क्योंकि वह एक नीडर और मजबूत लड़की बन चुकी थी। बोटैन अब यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थी, वहीं ह्योमा तो बाकी के साथ कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था और उन दोनों का एक ही मिशन था, ह्योमा के भाई बहनों की मौत के असली गुनहगार को ढूंढना। इसी दौरान नागात्सुकी परिवार एक बड़े सुरक्षा प्लान पर काम कर रहा था। क्योटो का सबसे बड़ा त्योहार एआई मात्सुरी आने वाला था, जिसमें हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और इस बार त्योहारों में क्योटो के 3 सबसे ताकतवर सुकुमोगामी कोड ट्रायो भी आने वाले थे और त्योहारों का माहौल बहुत ही कलरफुल था। आगे हम देखते हैं कि बोटैन अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रही थी, तभी अचानक ह्योमा उनके पीछे आ गया और अचानक उसे देखकर वो दोनों डर गई और ह्योमा को इसका अंदाजा भी नहीं था कि वह चुपचाप आकर उन्हें डरा देगा। और फिर उसने उन्हें याद दिलाया कि आज रात का डिनर सबको मिलकर बनाना है। लेकिन तभी ह्योमा को इलाके में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और जांच करने पर पता चला कि एक साया त्योहार की झांकी के एक छाते में छिपा हुआ था और वह तुरंत अपने साथियों को बताने गया। लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, अचानक 3 बड़े सुकुमोगामी कोड ट्रायो वहाँ आ पहुँचे और तभी पहली योद्धा फुकी ने अपनी बांसुरी बजाई, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए और बूढ़े तत्सुमिकी ने पतली लाल धागों से उस राक्षस को पकड़ लिया और फिर
फिर सुजुमी ने अपने हमले से उसे आसानी से सील कर दिया और ये देखकर ह्योमा पूरी तरह से हैरान हो गया और वह उनके पास गया और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम बताया वो तीनों वॉरियर उस पर झपट पड़े क्योंकि वो पहले से ही ह्योमा के बारे में सुन चुके थे और उससे मिलने के लिए बेताब थे। तभी हावरी हवा में उछलकर आई और एक जबरदस्त किक से ह्योमा को गिरा दिया और कहा, तुमने सुकुमोगामी के मामलों में जो किया उसके लिए तुम्हें जवाब देना होगा। और जब ह्योमा ने जब ऊपर देखा तो कोर्ट ट्रायो वहाँ खड़े थे। उसे समझ आया कि उन्होंने ही उसकी मदद की थी। इसके बाद हावरी ने ह्योमा को ऑर्डर दिया कि वह तुरंत श्री कादोरी को रिपोर्ट करे, लेकिन उसका ट्रांसमीटर खराब था और रेडियो सिग्नल नहीं मिल रहा था और वह पास की सड़क पर गया और तभी उसकी नजर एक अजीब छाते पे पड़ी और इसी छाते को देखकर उसे अपने भाई बहनों की दर्दनाक मौत याद आ गई। यही वो छाता था जिस दिन उसके भाई बहनों ने उसे पहली बार सुकुमोगामी के खिलाफ लड़ाई देखने बुलाया था, लेकिन उस दिन वे एक खतरनाक जाल में फंस गए थे। एक राक्षस ने गार्डियन आइज की सभी टेक्निक्स को बेअसर कर दिया था और ह्योमा सिर्फ देखता रह गया और उसने अपने भाई बहनों को बेरहमी से मरता देखा और अब ठीक उसके सामने वही छाता पड़ा था और जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा उसे एक मिस्टीरियस स्पिरिट दिखाई दी। उसने ह्योमा को बहुत ही डरावने अंदाज से देखा। क्या ये वही दानव आत्मा थी जिसने उसके भाई बहनों को मारा था या क्या ह्योमा बदला लेने के लिए तैयार है? और त्योहारों की रौनक के बीच खतरों का नया दौर शुरू हो चुका था। त्योहार के दिन सभी लोग जश्न का आनंद ले रहे थे जिसमें ह्योमा भी शामिल था और स्टेज पे एक शानदार परफॉर्मेंस हो रही थी। तभी कगामी उसके पास आई और उसे याद दिलाया कि उन्होंने पूरा दिन साथ बिताने का वादा किया था और दोनों ने पार्क में सैर की और एक इटालियन रेस्टोरेंट में खाना भी खाया और नए कपड़े ट्राई किए। और तभी ह्योमा को एहसास हुआ कि उसने कभी इस तरह की मस्ती नहीं की थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी बस ट्रेनिंग और सुकुमोगामी से लड़ाई पे ही फोकस की थी, लेकिन कगामी ने उसे ठान लिया था कि वह उसे अब असली मजे करना सिखाएगी। और पूरे दिन मस्ती करने के बाद दोनों वापस से उसी जगह पर लौट गए और जैसे ही वो लौटे एक खतरनाक सुकुमोगामी वहाँ पर आ गया, पर नागी पहले से ही उसके पीछे लगी हुई थी और ह्योमा भी बिना टाइम वेस्ट किए उसकी मदद करने गया और तीनों ने मिलकर उस डीमन को सील कर दिया। अब कगामी मुस्कुराते हुए देखा, उसे पूरा यकीन था कि बोटैन अब सुरक्षित हाथों में है। और त्योहारों के बाद कोर्ट रायो नगात्सुकी परिवार के स्टेट की ओर रवाना हुए। तभी तुबाकी और सुजुमी ने बोटैन से पूछा कि आजकल के लड़के किस तरह के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने स्टाइल को बदलने की सोच रहे थे। वहीं ह्योमा को ये सब बहुत ही बोरिंग लग रहा था और उसने नागी को ये बात याद दिलाई कि ये सब बस शोर है और हर कोई म्यूजिक की बात कर रहा है। तभी ह्योमा स्टेट से बाहर निकला और रास्ते में चलते चलते बोटैन के कुछ दोस्तों से टकरा गया और लड़कियों ने उसे घेर लिया और जबरदस्ती उससे सवाल पूछने लगी और बेचारा ह्योमा बुरी तरह से फंस गया। लेकिन तभी एक लड़की वहाँ पे आई और उसे वहाँ से निकाला। इसी बीच क्योटो के सुकुमोगामी नेता और नगात्सुकी परिवार आमने सामने आ चुके थे और वे नगात्सुकी परिवार से पूरी तरह से नाराज थे और उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि परिवार ने उनकी बनाई हुई कानून का उल्लंघन किया है। और उन्होंने पूछा, आखिरकार तुम लोग इन लड़कों की जबरदस्ती शादी करवाने पे क्यों अड़े हो? पर सबको शक था कि असली मकसद कुछ और ही है और ये सच में बोटैन के अंदर छिपे रहस्यमय स्पेक्टर को फंसाने की प्लानिंग थी। और उन्होंने याद दिलाया कि बोटैन की चाची के मौत के बाद वे एक बार अपने अंदर के अंधकार को कंट्रोल नहीं कर पाई थी और अब वे हमेशा अच्छाई और बुराई के बीच झूल रही थी। और क्या नगात्सुकी फैमिली ह्योमा का इस्तेमाल कर रहा था ताकि बोटैन को इंसान के रूप में उसे खुशी मिल सके और उसके अंदर के राक्षस को हमेशा के लिए सील किया जा सके, क्योंकि बोटैन का परिवार ब्राइडल आइटम से बना था। उन्हें लगा कि ये शादी ही उनका असली कर्तव्य है और इस फैसले के पीछे किसी का सिक्स सेंस भी काम कर रहा था। पर क्या ये सच में ह्योमा और बोटैन की शादी की साजिश थी या फिर क्या ह्योमा को इस खेल का हिस्सा बनाया जा रहा था या फिर इसके पीछे कुछ और ही बड़ा रहस्य छिपा हुआ था? और इसके बाद वो बुजुर्ग औरत ने ये अनाउंस किया कि ह्योमा एक अच्छा जीवन साथी बनने पर खरा उतरता है, लेकिन सावधान भी किया कि अगर नियम तोड़े गए तो इससे सिर्फ तबाही ही होगी। हालांकि इसके बाद होरी ने साफ कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो किसी भी हद तक लड़ेंगे। तभी क्योटो के तत्सुकुमोगामी ने अचानक संगीत बजाना शुरू कर दिया और नगात्सुकी परिवार के नेता घबरा गए और उन्हें लगा कि ये किसी हमले की शुरुआत है, लेकिन असली मकसद कुछ और था। तत्सुमुगामी बस ये जानना चाहते थे कि
उनकी डाउट सही थी या नहीं, और उस बुजुर्ग औरत ने कहा कि वे तब तक विरोध नहीं करेंगे जब तक कोई उनकी प्लानिंग में दखल न दे। और बैठक का असली कारण एक खतरनाक तत्सुमोगामी के बारे में बात करना था, जिसे हाल में ही शहर में देखा गया था। और हेमा को तुरंत एहसास हुआ कि वे उसी राक्षस के बारे में बात कर रहे थे जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। और अगले कुछ दिनों में बोटैन अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी में बिजी थी और उनका एक क्लब था जिसके लिए उन्हें किसी मजबूत आदमी की जरूरत थी। और उसके बाद बोटैन ने हेमा को बुलाया और वे तुरंत ही उसके मदद के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही हेमा यूनिवर्सिटी पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गार्ड्स को लगा कि वे कोई अपराधी है। हालांकि बोटैन के आने पे यह गलतफहमी दूर तो हो गई, लेकिन और इसके बाद बोटैन के दोस्तों ने उसका वेलकम किया और उसे चाय भी ऑफर की। लेकिन तभी लड़कियों ने हेमा से बोटैन के साथ उसके रिश्तों पे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए और बेचारा हेमा घबरा गया और वो वहाँ से भाग निकला। और बोटैन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और रास्ते में उसके दोस्तों ने समझाया कि वे बस हेमा को जानना चाहते थे, लेकिन बोटैन इस पर कुछ सोच रही थी। तभी बोटैन को अचानक एक अजीब एहसास हुआ, उसे अम्ब्रेला डीमन की फीलिंग महसूस हुई और लड़कियां इस खतरे से अनजान थी और वो भागने में फंस गई। इसके बाद राक्षस ने एक जादुई बैरियर बना दी और उन्हें एक दूसरी दुनिया में खींच लिया। इस बीच काई को भी वही ऊर्जा महसूस हुई जो हेमा ने पहले भी देखा था। और राक्षस का असली मकसद था कि बोटैन की आत्मा में झांकना और अपने मास्टर को आजाद करना। अब इसके बाद नगात्सुकी जो रास्ता ढूंढ रही थी अचानक वहाँ पे आ गई और बिना कुछ सोचे समझे उस राक्षस पे हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, बोटैन की दोस्त भी राक्षस के जाल में फंस गई। दोस्तों, बोटैन के अंदर कौन सा रहस्य छिपा हुआ था और क्या हेमा और काई मिलकर इस छाते वाले डीमन को हरा पाएंगे या फिर बोटैन की शादी के पीछे कोई गहरा प्लानिंग छिपी हुई है। हेमा ने बोटैन से वादा किया था कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा और जब उस राक्षस ने हमला किया तो उसने अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की। उसके एक जबरदस्त हमले से राक्षस को भारी चोट पहुंची, लेकिन वह जल्द ही खुद को ठीक कर लिया। फिर उसने हेमा को वार्निंग दी कि वह तीनों लड़कियों की रक्षा कैसे करेगा। उसी समय फूकी अपने शक्तिशाली बांसुरी के साथ वहाँ पहुँचा और उसने हेमा से कहा कि वह लड़कियों की रक्षा की चिंता ना करे बल्कि पूरी ताकत से राक्षस से लड़े। और राक्षस इस लड़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वह अपने भाई बहनों की मौत का बदला लेना चाहता था। अब हेमा इस लड़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वह अपने भाई बहनों की मौत का बदला लेना चाहता था। हालांकि हेमा जानता था कि ये राक्षस बहुत ही ज्यादा डेंजर है, लेकिन उसे अब भी शक था कि क्या ये वही राक्षस था जिसने उसके भाइयों को मारा था, क्योंकि इसका रंग रूप उसके बचपन की यादों से अलग था। उसे अपने गुस्सों पर काबू रखकर सोच समझकर लड़ाई करनी थी। तभी दुश्मन ने अपने शक्तिशाली हथियारों को बुलाया और बैरियर को सोख लिया। अब हेमा को लगा कि राक्षस भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उसे वार्निंग दी कि वह उसे किसी भी हालत में इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। लेकिन पलक झपकते ही राक्षस गायब हो गया और अचानक उसके पीछे आ गया। जब हेमा ने हमला किया तो दुश्मन ने आसानी से उसे चकमा दे दिया और दूर खड़े होकर उसे नफरत के भाव से देखा। उसने हेमा के बड़े भाइयों की बातें छेड़ी जिससे हेमा और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और गुस्से में उसने अपने भाइयों द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं और तावीजों को मिलाकर एक नई शक्ति बनाई, लेकिन उसका हमला वेस्ट हो गया। राक्षस ने अचानक से ही बोटैन पे हमला कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हेमा अपनी रक्षा करने के वादे में कितना कमजोर था। जब ऐसे लगा कि बोटैन पे खतरा मंडरा रहा है, तभी उसका परिवार और बाकी टीम वहाँ पहुँच गयी और उन्होंने तुरंत राक्षस से टक्कर ली। अब इसके बाद नागी ने अपनी तलवार की पूरी ताकत से उस पे हमला किया और राक्षस को बहुत गहरा चोट दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर उसे घेर लिया और लगातार उस पे हमला करने लगे और आखिरकार सुजुरी ने उस पर एक जोरदार वार किया और राक्षस को जमीन पे गिरा दिया। अब हेमा अपने सामने नगात्सुकी फैमिली की इन शक्तियों को देखकर हैरान था क्योंकि उन्होंने बोटैन की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन तभी राक्षस अचानक जमीन में समा गया और वहाँ से गायब हो गया। तभी कागामी ने अपनी मिरर शक्ति का इस्तेमाल करके राक्षस को खोज निकाला। तभी उसी वक्त जब वह बोटैन पर फिर से हमला करने वाला था, तभी हॉरी ने अपने हथियार से राक्षस का हाथ दो हिस्सों में काट दिया और हेमा ने मौके का फायदा उठाकर उसे जोरदार लात मारी जिससे वह दूर जाकर गिर पड़ा। अब क्योटो के सुकुमोगामी योद्धा और नगात्सुकी परिवार मिलकर इस राक्षस को
हमेशा के लिए सील करने के लिए रेडी थे। अब राक्षस ने अपनी हार मान ली और अजीब से मुस्कुराते हुए वहाँ से गायब हो गया। और सभी के बीच उस बूढ़े सुमिकी ने यह घोषणा की कि वह सील किए गए वस्तु को गार्डियन आई की सुरक्षा में रखेगी। उन्होंने यह भी बताया कि बाद में वे ह्यूमा के भाइयों की मौत के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। फिलहाल सभी को नियमों का पालन करना होगा। तभी वह बूढ़ी औरत ने सभी को आदेश दिया कि वे दिन भर अब आराम करे। ह्यूमा को इस बात पर डाउट हुआ कि जिस राक्षस को वह इतने सालों से ढूंढ रहा था उसे इतनी आसानी से हरा दिया गया। बाद में हॉरी ने ह्यूमा को थैंक्स बोला क्योंकि उसने बोटैन की रक्षा की, लेकिन ह्यूमा ने कहा कि असल में उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने बस दुश्मन को हराने पे ध्यान दिया था और असली सुरक्षा तो बाकियों ने की थी। और ये सुनकर उसके चेहरे पे एक अजीब सा दुख झलकने लगा। तभी बोटैन को अचानक अजीब सा महसूस हुआ और उसकी आंखें चमकने लगी। और तभी हॉरी ने तुरंत आदेश दिया कि सभी लोग जल्दी से नगात्सुकी हवेली लौटे। और वे दौड़ते हुए हवेली पहुँचे, लेकिन वहाँ जाकर जो देखा उसने सबको चौंका दिया। यह एक जाल थी। अब नगात्सुकी हवेली एक खंडहर बन चुकी थी, पर असली निशाना हवेली नहीं था बल्कि उसकी सुरक्षा करने वाले स्तंभ बुजुर्ग कुसुगा था। अब इस हमले से सभी को यह समझ आ गया कि दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर है और उनका असली लक्ष्य बोटैन है। इसलिए उसे सुरक्षा रखने का सबसे अच्छा तरीका ये था उसे तुई के घर ले जाए। बाद में जब वे कादोरी हवेली पहुँचे तो पता चला कि कुसीगा खुद को एक कंटेनर में सील कर चुके थे। वहाँ एक लड़की ने बताया कि किसी सुकुमोगामी को सील करने के 2 तरीके होते हैं। उसने यह भी कहा कि कुसीगा ने खुद को कंटेनर में इसलिए सील किया क्योंकि उन्हें अपने मरने का खतरा महसूस हो रहा था। और साथ ही उसने बताया कि कुसीगा कंटेनर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वह जिंदा बचेंगे या नहीं। अब इसी बीच बोटैन बेहोश पड़ी हुई थी और उसका परिवार उसकी हालत को देखकर बेहद चिंतित था। तभी तायू ने कहा कि अब वे बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं क्योंकि कुसीगा ही हवेली की सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ थे। क्योंकि कुसीगा न केवल हवेली की सुरक्षा करते थे बल्कि बोटैन के अंदर छिपे राक्षस को भी काबू में रखते थे। अब उनके न होने से बोटैन की शक्तियाँ बेकाबू हो सकती थी। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि बोटैन को कहीं सुरक्षित जगह पर बंद रखा जाए। बोटैन जाग गई और जैसे ही ये खबर फैली सभी लोग दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ गए और बोटैन को होश में आते ही कुसीगा के बारे में पता चला और जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ तुबाकी ने ह्यूमा को अलग ले जाकर उससे कुछ जरूरी क्वेश्चंस पूछे। क्या वो वही सुकुमोगामी था जिसे हमें इतने समय से ढूंढ रहे थे? तभी ह्यूमा ने कहा मुझे यकीन नहीं, वो शायद वही था लेकिन वो कुछ अलग भी था। पर तुबाकी के चेहरे पे एक स्माइल थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही थी। फिर उसने बताया कि अपनी जांच के दौरान उसे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली थी और इसके बाद वो कहती है अगर तुम मुझे वो सब कुछ बताओगे जो तुमने अपनी आंखों से देखा था तो मैं शायद तुम्हें कुछ जरूरी बातें बता सकती हूँ। अब इसी के बीच तुबाकी के भाई वहाँ पर आ गए और उन्होंने पूछा ह्यूमा तुमने वो सारी ट्रेनिंग भूल गए क्या? अब उन्होंने उसे डांटा क्योंकि उसने लड़ाई के दौरान अपने सिखाए हुए सभी स्किल्स सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए थे। अब इसके बाद जब सभी शांत हो गए तो बोटैन और ह्यूमा अब अकेले थे और बोटैन ने कुसीगा के बारे में बात करते हुए कहा कि उसे लगता है कि वो जल्द ही जाग जाएगा और उसकी फिर से रक्षा करेगा और मुझे यकीन है कि वो मुझे एक दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता था। और ये सुनकर भाई ह्यूमा पूरी तरह चौंक गया। अब बोटैन ने इसके बाद कहा मैं उसके लौटने का इंतजार कर रही हूँ क्योंकि मैं उसकी बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ। उसने हमेशा मेरी रक्षा की है, लेकिन ह्यूमा इस बार तुमने मेरी रक्षा की। और उसके ये शब्द ह्यूमा के दिल को छू गए। उसे पहली बार खुद के बारे में ऐसा सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहले उसे लगता था कि उसने बोटैन की रक्षा करने में शायद कोई गलती कर दी, लेकिन अब उसका इरादा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। इसके बाद रात में जब ह्यूमा अपने दादा से फोन पर बात कर रहा था तो उसने उस पूरी इंसिडेंट के बारे में बताया और उसके दादा ने उसे एक इम्पोर्टेंट सलाह दी। और उसके दादा ने कहा अब समय आ गया है कि तुम अपनी खुद की शक्ति को खोजो। और अब तक ह्यूमा सिर्फ अपने भाई बहनों से विरासत में मिली शक्तियों का उपयोग कर रहा था, लेकिन अब वह बदले की आग में नहीं बल्कि किसी को बचाने के लिए लड़ रहा था। अगर तुम्हारा उद्देश्य बदला नहीं बल्कि रक्षा करना है तो तुम्हें अपनी असली शक्ति को जगाना होगा। अब अगले दिन तुबाकी ह्यूमा को लेने आई और ह्यूमा ने अपने परिवार की डोजो का यूज करने की अनुमति मांगी ताकि वह अपनी नई शक्ति को पहचान सके। और वहाँ पहुंचकर उसने अपने भाई बहनों द्वारा सिखाई गई सभी स्किल्स को याद किया और पहली बार अपनी असली शक्ति
को जगाने की कोशिश भी की। इसके बाद वो पहली कोशिश में फेल हो गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया और सब उसे देख रहे थे। अब क्या ह्योमा अपनी शक्ति को पहचान पाएगा या फिर वो हार मान लेगा। इसके बाद ह्योमा अपने भाइयों की ताकत के टुकड़ों पर इतना निर्भर हो गया था कि उसने अपनी खुद की शक्ति से जुड़ने की क्षमता ही खो दी थी। लेकिन अब उसका समय आ गया था कि वो खुद को पहचाने। इसके बाद टायू ने बोटैन और ह्योमा को बुलाकर एक इम्पोर्टेंट खबर दी कि बोटैन, जब तक कुशिका नहीं लौटता तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाना बहुत खतरनाक होगा। और इसके बाद उसने हावरी को भी नई मिशन के बारे में बताया। याकिमा कबीला, जो कि 3 सबसे ताकतवर ग्रुप्स में से एक था, वे नगात्सुकी परिवार से मिलना चाहते थे और वे यह तय करने वाले थे कि क्या बोटैन अब भी उनकी सुरक्षा में रहेगी या नहीं। अब इसके बाद हावरी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और इस सिचुएशन के बारे में उन्हें बताया। अब हम इस बैठक को टाल नहीं सकते, लेकिन हमें हर हाल में बोटैन की सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। तभी वहाँ पे अचानक से म्यूजिशियंस के ग्रुप वहाँ पे आ गई और उन्होंने नगात्सुकी परिवार को एक प्रस्ताव दिया। हम बोटैन की रक्षा करेंगे, लेकिन हावरी ने एक शर्त रखी, अगर तुम उसकी रक्षा करोगे तो अपनी जान की कीमत पर भी उसे बचाना होगा। अब उन्होंने कहा, हम तैयार हैं। अब अगली सुबह बोटैन कुछ सोच रही थी। वह सुकुमोगामी की कई बातों को याद कर रही थी और अपने अंदर छिपी डीमन से डर रही थी। उसने टायू से पूछे हुए सवालों को याद किया। आखिर छाते वाले इंस्पेक्टर ने ऐसा क्यों किया? टायू ने उसे बताया था कि यह सब तभी शुरू हुआ था जब उसे उसके रिश्तेदारों ने अगवा कर लिया था और उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन बोटैन को उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद टायू ने उसे समझाया कि उसके भूलने की एक वजह थी। तुम पूरी इंसान नहीं हो बोटैन, उस दिन तुमने अपने अंदर के डीमन को कंट्रोल दे दिया था। अभी ये सुनकर बोटैन का दिल दहल गया। क्या मैंने उन्हें मार दिया? लेकिन टायू ने उन्हें बताया कि जब वे उसे बचाने पहुँचे तो उन्होंने एक अजीब सी रोशनी देखी। हमारे सारे सुकुमोगामी तुम्हारे सामने घुटनों के बल झुक गए थे, जैसे उनके सामने कोई और नया लीडर आ गया हो। इसके बाद तुबाकी ने पूछा, क्या वही रोशनी छाते वाले इंस्पेक्टर के जागने की असली वजह थी? टायू ने कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन पूरी सच्चाई अभी भी एक मिस्ट्री थी। इसके बाद बोटैन अपने रूम में बैठी हुई डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसे ह्योमा की कसम याद आई, उसे थोड़ा अच्छा फील हुआ। ह्योमा ने मुझसे मेरी रक्षा करने का वादा किया था। दूसरी तरफ ह्योमा पूरी पावर से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और वह सोच रहा था कि बोटैन की सुरक्षा कैसे की जाए जब नगात्सुकी परिवार वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन तभी जैसे ही वह हवेली पहुँचा, उसे एक खतरनाक एहसास हुआ। क्या कोई हवेली में था कि कोई मुझे देख रहा है? और वह चौकन्ना हो गया। लेकिन तभी नागी ने बिना किसी चेतावनी के तलवार से उस पर हमला कर दिया और इसके बाद ह्योमा कैटामोरी स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाने में सक्सेस रहा और दूसरी बार नागी ने उस पर हमला किया। लेकिन इस बार ह्योमा ने धुएं का पर्दा बनाकर उसे चकमा दे दिया और जब नागी ने तीसरी बार वार करने की कोशिश की तो ह्योमा ने अपनी तलवार से पलटवार किया और पूछा, अगर तुम इसी तरह बोटैन की रक्षा करने वाले हो तो क्या सच में तुम उसे बचा पाओगे? और इतना कहते ही ह्योमा ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल कर नागी की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और इसके बाद नागी ने एक स्माइल किया और कहा, तो तुमने अपनी शक्ति को कंट्रोल करना सीख लिया है, ग्रेट। दरअसल ये एक हमला नहीं बल्कि ह्योमा की परीक्षा थी और इसके बाद ह्योमा ने कसम खाई कि मैं बोटैन की रक्षा आखिरी दम तक करता रहूंगा। और रात में नगात्सुकी परिवार बोटैन से विदा लेकर टोक्यो के लिए निकल पड़े और वे याकिमा परिवार से मिलने जा रहे थे। लेकिन इस बैठक नतीजा अभी भी कुछ पता नहीं था। उधर दूसरी तरफ टायू के ऑफिस में एक गंभीर बात चल रही थी। कुछ लोग बोटैन को बहुत ही खतरनाक मानते थे और उसे सील करने की प्लानिंग बना रहे थे। लेकिन टायू ने उन्हें कहा, फिलहाल हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। हालांकि वहाँ मौजूद लोग अब भी बोटैन से डरे हुए थे, लेकिन बोटैन शांत थी। मैं यहाँ तब तक मदद करूंगी जब तक मेरी जरूरत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और इसके बाद नगात्सुकी परिवार की कार तेजी से टोक्यो की ओर बढ़ी। हालांकि उनमें से ज्यादातर लोग बैठक को लेकर चिंतित थे, सिर्फ कागामी को छोड़कर। अब इसके बाद हावरी ने सबको शांत रहने के लिए कहा, हमें ये नहीं पता है कि वे हमें कैसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन तभी एक विशाल इंस्पेक्टर पूरी ताकत से उनकी कार पे झपट पड़ा। दूसरी तरफ बोटैन लगातार नए लोगों से मिल रही थी। वह ऑफिस में सौदे तय कर रही थी, फेवर्स एक्सेप्ट कर रही थी और विजिटर्स भेंट के रूप में उसे खाना दे रहे थे। अब ह्योमा और सुमाकी ने यह सब देखा और इसके बाद उन्होंने अगली प्लानिंग की चर्चा की और कुछ देर बाद ह्योमा ने बोटैन को डोजो आने का न्योता दिया। इसी बीच आईकी और ओगी गुप्त रूप से सोडा टीम पर नजर रख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि शहर के
सुकुमोगामी से लड़ने के लिए वे कौन सी नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि सुकुमोगामी की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। और जैसे ही नागात्सुकी परिवार की गाड़ी आगे बढ़ी, अचानक से एक मिस्टीरियस आदमी जिसके पास छाता था उनकी ओर तेजी से झपट पड़ा। क्या ये वही छाता वाला इंस्पेक्टर है जिसने ह्योमा के परिवार को बर्बाद किया था? और आगे हम देखते हैं कि उसने एक शक्तिशाली बैरियर बनाकर पूरी कार को ही गायब कर दिया। हालांकि सभी लोग समय रहते बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस लेते, 3 और इंस्पेक्टर वहां आ पहुंचे। अब हालात और भी ज्यादा खराब हो गए थे। नागात्सुकी परिवार एक बहुत ही बड़ी जाल में फंस चुकी थी और जैसे ही नागात्सुकी परिवार बचाव की कोशिश कर रहा था, वे चौंक गए। और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर का एक बड़ा ग्रुप बोटैन को कब्जे में लेने की प्लानिंग कर रहा था। इसी बीच डोजो में ह्योमा और बोटैन अपने साथियों के सफर की अपडेट का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी टीम की अहमियत पर चर्चा की। इसी दौरान मात्सु ने तायू काटामोरी को सूचित किया कि सुकुमोगामी ज्यादा विरोध नहीं कर रहे, यह अजीब लग रहा है। और कुछ देर सोचने के बाद उन्हें एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। ये इंस्पेक्टर हमले के लिए नहीं बल्कि ध्यान भटकाने के लिए भेजे गए थे। अब ये साफ हो गया कि ब्यूरो पेपर अम्ब्रेला इंस्पेक्टर के साथ मिलकर काम कर रहा था। इसी बीच ह्योमा और बोटैन पर भी हमला कर दिया गया। अब इसके बाद दुश्मन ने प्रस्ताव रखा, अगर तुम बोटैन को हमारे हवाले कर दो तो हम लड़ाई से बच सकते हैं। इसके बाद तायू ने बोटैन की रक्षा करने का फैसला किया, भले ही उसने उनके जीवन में कितने भी मुश्किलें क्यों न आई हो। हम बोटैन को दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। लेकिन यह जवाब सुजुमी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। तायू के पास एक बड़ा दांव था। सुजुमी और उसके साथी बोटैन की सही लोकेशन नहीं जानते थे, लेकिन तभी टीम ने एक चौंकाने वाली सच्चाई खोजी। पहले जिन सुकुमोगामी को हरा दिया गया था वे अब फुकी नामक दुश्मन के कंट्रोल में थे और वह एक बांसुरी से उन्हें कंट्रोल कर रहा है। और अब ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। अब बोटैन और ह्योमा भी अब गंभीर मुसीबत में थे। उन पर सुमाबी ने हमला किया था, जो अपनी पूरी ताकत झोंक कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद ह्योमा को यह समझ आ गया था कि यह दुश्मन उन्हें कमजोर करने की प्लानिंग बना चुका था। और इसके बाद वो कहता है, बोटैन अपने कान को ढक लो। ह्योमा जानता था कि सुमुकी की शक्तियाँ बेहद खतरनाक थी, लेकिन इसी बीच ह्योमा बुरी तरह से घायल हो गया और अब उसे तेजी से बचकर वहाँ से निकलना था। हालांकि ह्योमा ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके दुश्मन उन पर लगातार हमला करते रहे और संख्या में कम होने के बावजूद ह्योमा ने एक विशाल चट्टान शूर पर गिरा दी। लेकिन लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। सुबाकी ने पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे भगाना लगभग असंभव हो चुका था। तभी वहाँ पे एक इंसिडेंट हुई। सागु, जो अब तक अपनी ताकत छुपाए हुई थी, एक झटके में ही एक विशाल चट्टान को तोड़ देती है और अपनी असली ताकत को सामने लाती है। अब इसके बाद ह्योमा, जो पूरी तरह से घायल था, फिर भी बाण को सौंपने से इनकार कर देता है और उसकी यह हिम्मत देखकर सुबाकी एक और घातक हमला करती है, जिससे ह्योमा की जान भी जा सकती थी। अब जैसे ही ह्योमा कमजोर पड़ने लगता है, उसने कुछ पलों के लिए उसने खुद को दुश्मनों का सौंपने का विचार किया। अगर इससे ह्योमा की जान बच सकती थी, लेकिन तभी उसे ह्योमा का वादा याद आया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। और जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, शिगुरे ने ह्योमा पर जानलेवा वार करने की कोशिश की, लेकिन ह्योमा ने अपनी लास्ट पावर जुटाकर उसका हाथ काट दिया। अब जब दोनों ग्रुप्स जीत और हार की कगार पे थे, तभी एक वॉरियर वहाँ पे आ गया। सुबाकी कातामोरी। वही दूसरी तरफ सोडा टीम अपने दुश्मनों से लड़ रही थी। हालांकि वो पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन फुकी, जो बांसुरी का उपयोग कर रहा था, बार बार मरे हुए कठपुतलियों को जीवित कर रहा था और उनकी शक्ति को फिर से बहाल कर रहा था। अब टीम को ऐसा लगा कि अगर वे फुकी को नहीं हराते तो ये कठपुतलियाँ कभी खत्म नहीं होंगी। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी बांसुरी की आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि वह पूरी टीम को अपने वश में कर रही थी। लेकिन ह्योमा की तरह ही एक टीम वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आ पहुंची। दूसरी ओर तायू कातामोरी की लड़ाई सुजुमी से चल रही थी और वह अपने जादुई तालिस्मान का उपयोग करके खुद को बचा रहा था। लेकिन सुजुमी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तायू पर कई जबरदस्त हमले किए, जब तक कि उसे एक भयानक एहसास नहीं हुआ। पूरा कमरा एक इल्यूजन था। तभी अचानक तायू गायब हो गया और पूरा इलाका जालों से भर गया। इससे पहले कि सुजुमी कुछ कर पाती, एक विशाल राक्षस वहाँ पे आ गया और उसे जकड़ लिया। अब जब धूल हटा तो तायू इमारत के बाहर खड़ा था। अब एक और शक्तिशाली दुश्मन हार चुका था। ह्योमा की लड़ाई के दौरान सुबाकी कातामोरी बिल्कुल सही समय पर पहुंची। उसने तुरंत शूर की असली पहचान का पता लगाया, जानते हुए कि ह्योमा अब अपनी सीमा पर था और उसने
उसने उसे डिफेंसिव पोस्चर अपनाने के लिए सलाह दी। इसके बाद बिना कोई समय गवाए उसने सुमिकी पर घातक हमला कर दिया, लेकिन इसी बीच सूर ने पर हमला करने की कोशिश की। सुमिकी की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि उसने पूरे बैटलफील्ड पर कब्जा कर लिया और अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। क्या ह्योमा और बान इस खतरनाक युद्ध से बच पाएंगे या फिर तत्सुबाकी की एंट्री हालात बदल पाएगी? तत्सुबाकी पूरी तरह से शक्ति के नशे में डूबी हुई थी और वह इन दोनों विरोधियों को हराने का इनाम अपने नाम करना चाहती थी और वह कई डेंजरस हथियारों और शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन क्या ये सूर और सुमाकी को हराने के लिए काफी थी? हालांकि वह पहले से घायल थी। तत्सुबाकी को एक पुरानी याद अचानक से याद आ गई। जब क्योटो सोनोमी और सुएन के बीच युद्ध हुआ था, तत्सुबाकी कातामोरी अपने दुश्मनों को हंसते हुए हराती थी और इसी वजह से तबेकी ने तत्सुबाकी से लड़ने से बचने का फैसला किया। अब उसने ह्योमा को अपना नया शिकार बना लिया और जैसे ही ह्योमा को एहसास हुआ कि अब तबेकी उसकी दुश्मन बन चुकी है, वह अंदर से हिल गया और इसके बाद तबेकी उसे बताती है कि उसे बान के अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करना होगा, क्योंकि वही दरवाजे की असली चाबी है जो जीवित और मृतकों को अलग करता है। उसने समझाया कि सुकुमोगामी की असली मकसद यह है कि वह इंसानों द्वारा सुने जाए, लेकिन ह्योमा इस पागलपन भरे मिशन को रोकना चाहता था, इसलिए उसने तबेकी से लड़ने का फैसला किया। और दूसरी ओर सुजुमी किसी तरह तायू के जाल से बच निकला, लेकिन उसके भागने से पहले ही तायू ने एक स्नेक स्पेल को बुला लिया। तभी सुजुमी ने जादुई सांप को फोड़ दिया, लेकिन वह मंत्र अभी भी काम कर रहा था और उस पर फिर से हमला कर रहा था। अब ह्योमा अपना हथियार उठाकर सुमिकी से खुद को बचाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर तत्सुबाकी अभी भी सूर के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस आवाज ने पूरे युद्ध को रोक दिया। ह्योमा और बान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन अब पूरी गैंग वहाँ इकट्ठा हो चुकी थी। अब फुकी ने एक नई धुन बजाना शुरू की और बहुत ही पावरफुल से योद्धाओं को बुला लिया जो अम्ब्रेला धारण किए हुए थे। और इसके बाद युद्ध शुरू होने से पहले ही ह्योमा ने बान को वहाँ से भागने के लिए कहा, लेकिन तत्सुबाकी को ह्योमा की आंखों में एक्साइटमेंट दिखी। अब उसे एहसास हुआ कि यह युद्ध उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ह्योमा और तत्सुबाकी को तेज हमलों से बचना पड़ा और इसके बाद कोगराशी सबसे पहले आगे आया और जमीन से अजीब पावर्स निकालकर उन पर हमला करने लगा। फिर सुजुमी और फुबुकी ने एक साथ मिलकर ह्योमा और तत्सुबाकी पर हमला किया। हालांकि दोनों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। तभी हम देखते हैं कि दूर से तेंजुत्सु पूरी लड़ाई को देख रहा था, लेकिन उसकी नजर बान पर ही टिकी हुई थी। बान ह्योमा की बात मानकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि फुकी की शक्तियों ने उसे पूरी तरह से जकड़ रखा था। और इससे भी बुरा यह था कि सूर अचानक से उसके पीछे आ टपका। पास्ट के कुछ टेरिबल सीन्स घूमने लगे जो उसकी सबसे बड़ी चोट और डर बन चुके थे। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।